हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला 4.0। आज हम भारतीय संविधान के विकास के क्रम को पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो की प्रक्रिया का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड कैसा रहा। तो सबसे पहले आइए इसका भारतीय संविधान का विकास क्रम, ये टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का विकास क्रम। ठीक है, तो संविधान क्या है? अगर संविधान को दो लाइन में अगर एक डिफाइन किया जाए तो संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो ये क्या है? एक कानूनी दस्तावेज, एक कानूनी दस्तावेज है जो कि नागरिकों, किसी भी देश के नागरिकों को अधिकारों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। तो अगर मेंस में अगर कुछ आंसर राइटिंग के दौरान ये क्वेश्चंस अगर इस आता है कि संविधान को डिफाइन करिए या कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? कानूनी दस्तावेज है जो कि नागरिकों के अधिकारों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे कि क्योंकि इसका संविधान का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि सन 1215 में इंग्लैंड के राजा हुए, राजा जॉन ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा जो नागरिकों होते हैं, किसी भी देश के नागरिक हों, उनको अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा जॉन ने सन 1215 में शुरुआत की। तो ये उसके बाद में और 1689 में एक बिल 1689 में एक बिल पारित आता है। इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत होती है। इसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये बिल ऑफ राइट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की संसद में पेश किया गया, जो कि वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार
अधिकारों को सुनिश्चित हेतु तो किया गया। ठीक है। 1689 में बिल ऑफ इंग्लैंड की संसद में पेश किया गया, जो कि वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकार के सुनिश्चित हेतु किया गया था। ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान का क्रम। भारतीय संविधान जो मुख्य हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का क्रम, विकास क्रम। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 2 युद्ध हुए थे। तो एक हुआ था, आपको पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। ठीक है। और दूसरा हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध। ठीक है। ये दोनों युद्ध अंग्रेज़ों को जिताने में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के शासन पर अधिकार कर लिया। अच्छा, जब अधिकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब अधिकार हो गया, तो वहाँ पर मुख्य बात यही हुई कि उसका शासन प्रशासन को किस प्रकार से चलाएंगे। तो उन्होंने कुछ जो रूल होते हैं और जो एक संवैधानिक एक विकास क्रम, एक संविधान की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत उन्होंने चार्टर एक्ट वहाँ से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में पास होते थे और इंडिया पर वो थोप दिए जाते थे। तो सबसे पहले 1773 में एक्ट आया, 1773 में। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 2-3 एग्जाम में 2-3 इसके मुख्य प्रोविज़न है, वही पूछे जाते हैं। बाकी इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुख्य प्रोविज़न क्या थे, विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं 1773 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी। नंबर एक ये था इन्होंने कि सबसे पहले एक यहाँ पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। इसमें 1+3 जज की नियुक्ति हुई। ठीक है, नियुक्ति हुई। तो इसके जो जज थे, वो जो मुख्य जज थे, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। और जो इसके अलावा अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था SCL से ट्रिक है हमारे पास, SCL। तो क्या थे, हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, ये SCL, ये ट्रिक है भाई। ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई।
ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर। अच्छा, इसमें एक BOD बनाया गया, इस तरह BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई, का गठन हुआ। ठीक है, बोर्ड ऑफ BOD का। ठीक है, अब आता है 1781, इसको बोलते थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था कि जो मतलब पुराना कानून था, यानी 1773 वाला जो कानून था, उसमें क्या कुछ खमियां रह गई थी। उस उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए गए थे। ठीक है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसमें पहले तो ये बंगाल का, जैसे कि ये बंगाल है, ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र को इन्होंने और बड़ा कर लिया है, यानी कि यहाँ पर आपको बिहार भी ले लिया यहाँ पर, और इधर यहाँ पे उड़ीसा भी ले लिया। ठीक है, यानी अब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र विस्तार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, अब आता है 1784, 1784 में इसको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में मुख्य प्रोविज़न क्या था, BOD और BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर ये आते हैं व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामले, और ये होता है राजनीतिक मामले। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड, यानी किस देश के साथ कौन सा व्यापार करना है, क्या व्यापार नहीं करना, वो BOD डिसाइड करते थे, और जो BOC थी वो राजनीतिक मामले डिसीजन लेते थे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ में अब जो आगे चलते हैं, अब आता है 1793, और उसके बाद में चार्टर एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में 1813 यानी +20, 20 साल बाद आया था चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद में इसको फिर जोड़ लिए 18 चार्टर एक्ट। ठीक है, फिर 1853। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 कितने आए थे, 20 +20 20 साल के अंदर कितने आए थे, 4 चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1793 में इसमें महत्वपूर्ण क्या था, ये 17 BOC के कर्मचारियों को, इसमें जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो कर्मचारी थे, के कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन
भारतीय राजस्व से दिया गया, देने की शुरुआत हुई। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो कर्मचारी थे उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने की शुरुआत यहाँ से 1793 का चार्टर एक्ट था उससे स्टार्ट हुई। उसके बाद में 1813, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी इवन यूपीपीसीएस में ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है, इससे इर्द गिर्द ही रहता है। ठीक है, तो 1813 में क्या इसकी खास बात थी उसके बारे में बताऊँ। 4 चीज़ें तो इसमें आपको रटनी नहीं है, बस ध्यान रखनी है। सबसे पहले शिक्षा से बात करेंगे। शिक्षा, क्योंकि भारतीयों की शिक्षा के लिए एक अच्छा काम 1813 के चार्टर एक्ट से हुआ था कि उन्होंने 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया था। 1 लाख रुपया दिए गए थे। ठीक है, शिक्षा के लिए। अब उसके साथ में उन्होंने एक तरफ तो रुपया दिया, दूसरी तरफ इन्होंने अपने जो धार्मिक नीति थी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग थे, तो इन्होंने ईसाई मिशनरी कौन थे? जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अनुमति दी, ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारतीयों के लिए। ठीक है, भारतीय मतलब ब्रिटिश भारतीय। उसके साथ में इन्होंने कंपनी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि जो 1773 का जो एक्ट आया था इसमें कंपनी को पता पड़ गया। उससे पहले भी 1784 वाले में भी कंपनियों को ये मालूम पड़ गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सूचना वहाँ पर यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी कि कंपनी में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर अंतोगत्वा 1813 में उन्होंने एक कंपनी पर नकेल कसना शुरू कर दिया। तो नकेल कसना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। तो हालांकि बीओसी यहाँ पे भी बना था, लेकिन जो अल्टीमेट इसका जो 1813 में ही इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसमें नकेल कसने के साथ साथ काम क्या हुआ कि चाय प्लस चीन के को छोड़कर भाई चाय और चीनी मत कर रहे हैं ना, ये चाय और चीन है, यानी ये कंट्री है, देश का नाम है। ठीक है, चाय और चीन को छोड़कर सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए। ठीक है, चाय और चीन को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार कंपनी से छीन लिया, यानी ईस्ट इंडिया पर नकेल कसना की शुरुआत हो गई। अब आते हैं 1833 चार्टर एक्ट 1833 इंपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या काम हुआ 1833 में, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अठारह सौ तैंतीस के इसमें सबसे पहले एक बंगाल में एक बहुत बड़े सोशलिस्ट रिफॉर्मर हुए थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, इतिहास में आप पढ़ोगे राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने जब वो तत्कालीन गवर्नर थे तो उनसे दास प्रथा को हटाया। ठीक है, और कौन थे यहाँ पर 1833 में? बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। दास प्रथा को हटा दिया। और 1833 में बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में विधि निर्माण को बम्बई और मद्रास में विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषदों का गठन हुआ, ठीक है। ये मुख्य बात आई थी इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में। अभी लास्ट चार्टर बचा है, उसको 1853 का चार्टर एक्ट। 1800 चार्टर एक्ट, इसमें क्या मुख्य बातें क्या थी? सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा कौन सी होती है? जैसे कि हम सब लोग PCS और UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, इसके माध्यम से होगा अधिकारियों का चयन, ठीक है। यानी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हुई थी? ये 1853 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरा काम था इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो आप करीब इससे आगे के कंटिन्यू हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मैं कल ही इसकी वीडियो कल ही डालूँगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, तो आपका ये वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू।